Welcome to the QSO lecture series. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। डेयर फेलोज़, हमने लास्ट लेक्चर में जो है चैप्टर 5 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है आर्टिकल नंबर 72 को पढ़ा और 73 और 4 को डिस्कस किया। तो आज हम आर्टिकल नंबर 75 को डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 75 बेसिकली कंडीशन है आर्टिकल नंबर 72 के ऊपर, और आर्टिकल नंबर 76 एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 75 की। अब ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप आर्टिकल नंबर 72 की लैंग्वेज देखें तो वो ये कहता है कि जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो प्रूव किया जा सकता है प्राइमरी एविडेंस के ज़रिए या सेकेंडरी एविडेंस के ज़रिए, यानी मे प्रूव्ड का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। अब अगर 75 को देखें तो ये कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस, के डॉक्यूमेंट्स का प्राइमरी एविडेंस के ज़रिए साबित करना। अब देखें इसकी वर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। ठीक है जी, वो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर हाल में मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, कि उनको प्राइमरी एविडेंस के ज़रिए ही साबित करना पड़ेगा, मगर एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर मैंशनड, मगर उन केसेस के अलावा जो कि नीचे बताए गए हैं। अब 72 क्या कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ज़रिए किया जा सकता है। 75 कहता है कि नहीं जी, हर हाल में प्राइमरी एविडेंस होगा। ठीक है, ये यानी 75 72 के ऊपर कंडीशन लगा रहा है कि नहीं, सिर्फ प्राइमरी एविडेंस। और जो 76 है वो 75 को एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी एक्सेप्शन दे रहा है कि भाई 76 में जो केसेस बताए गए हैं, इन केसेस में अगर कोई केस फॉल करेगा तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। तो आ जाएं जी 76 को पढ़ते हैं। Cases in which secondary evidence relating to the documents may be given, वो कहता है कि ऐसे केसेस जिसमें डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। वो कहता है कि मंदरजा झेल केसेस में आप किसी डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी उसके वजूद के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में, यानी उसके अहवाल के बारे में, और उसके कंटेंट के बारे में, उसके मवाद के बारे में, उसकी मशमूलात के बारे में सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं इन मंदरजा झेल केसेस में। पैराग्राफ ए में वो कहता है व्हेन द ओरिजिनल इज़ शोन और अपीयर्स एज टू बी इन द पोजेशन और पावर ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट वोम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड। अब पैराग्राफ ए के अंदर वो 3 चीज़ें बताता है कि 3 तरह के मामलात होंगे तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सबसे पहली बात वो ये करता है कि आप उस वक्त सेकेंडरी एविडेंस देंगे जब जो डॉक्यूमेंट है वो उस शख्स के पास हो जिसके अगेंस्ट ये साबित करना है, यानी मुखालिफ फरीक के पास हो, तब आप सेकेंडरी एविडेंस देंगे। मिसाल के तौर पर एक ए शख्स है, ए नाम का बंदा, ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक एग्रीमेंट किया बी के साथ। ठीक है, एक मुआहदा हुआ इसका कि भाई मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, इनका मुआहदा हो गया, लेकिन ये जो एग्रीमेंट था इसने बी को दे दिया। ये दोस्त थे, इनका आपस में एक ऐसा समझ लें कि एतमाद की फ़िज़ा कायम थी, इनका ताल्लुक़ था अच्छा, तो इसने कहा चलो यार एग्रीमेंट अपने पास रख लो। ठीक है, अब पहली गलती ये है, जब भी आप भी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ एग्रीमेंट करें तो आपने वो एग्रीमेंट अपने पास रखना है। यानी अगर आप किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हैं और उससे कुछ आपने ख़रीदना है, यानी उसने आपके साथ मुआहदा किया है, तो एग्रीमेंट आप अपने पास ही रखें। अगर आप अपने पास नहीं रखेंगे तो ऐसा समझें कि आपका केस कमज़ोर हो सकता है। अब ए ने क्या किया, इस बंदे के साथ पास जो है वो इसको दे दिया एग्रीमेंट। कुछ अरसे बाद ये बी जो है ये मुकर जाता है कि भाई मेरा तो आपके साथ एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था। ये बंदा आप अदालत में जाके केस करना चाह रहा है कि भाई मैं जाऊं, मेरे राइट्स की वायलेशन हुई है, मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पास तो ओरिजिनल एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट तो बी के पास है। तो फिर ये क्या करेगा, आर्टिकल नंबर 76 का पैराग्राफ ए कहता है कि अगर उस बंदे की पावर में हो या उस बंदे की पोजेशन में हो कोई डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट साबित करना है, तो फिर भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस जो है वो बतौर शहादत पेश कर सकता है। तो ये है जी पैराग्राफ ए का पहला पार्ट।
दूसरे नंबर पे वो कहता है और एनी ऑफ द पर्सन आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। देखें ऑर्डर जो है ना बेसिकली सीपीसी का ऑर्डर 5 वो हमें समनिंग का प्रोसेस बताता है, यानी अदालत किस तरीके से जो मुद्दा अलह है उसको बुला सकती है। एक तो उसने कह दिया पैराग्राफ ए के अंदर कि वो बंदा जिसके पास जो है डॉक्यूमेंट है और आपने उसके अगेंस्ट साबित करना था तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, या फिर वो कहता है कि ऐसा बंदा है जो अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता है या अदालत के वो ताबे नहीं है, यानी उसके ऊपर अदालत का जो है लॉ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यानी लॉ से मुराद ये है कि अदालत उसको समन नहीं कर सकती, उसको बुला नहीं सकती। वो क्या कह रहा है द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। जब भी प्रोसेस ऑफ द कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे यही मुराद है कि भाई ये समन की, उसको तलब करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब एक बंदा जो है, एक अदालत ऐसा समझ लें कि लाहौर की उसकी जुरिस्डिक्शन है, अब बंदा मुल्तान में है तो वो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो ये कहता है कि अदालत की उस तक पहुंच कोई नहीं है। दूसरी बात वो ये कह रहा है, अब देखें इन सूरतों में भी अगर हम समनिंग का प्रोसेस देखें तो अदालत, लाहौर वाली अदालत मुल्तान वाले शख्स को समन कर सकती है, ये कोई बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको मिसाल देते हुए ये समझा रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कुछ ऐसा हो, अब देखें कोई बंदा है आज़ाद कश्मीर में रह रहा है, ठीक है, तो फिर अदालत मुमकिन है कि इस्लामाबाद की अदालत उसको जो है समन ना कर सके, ठीक है। तो ऐसा कोई एरिया जहाँ पर उस कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है तो उसके ख़िलाफ़ भी अगर आपने वो करना है, डॉक्यूमेंट पेश करना है तो आप सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं। या फिर कोई ऐसा शख्स जिस के ऊपर अदालत का जो है वो दायरा इख्तियार ही नहीं है, यानी वो सब्जेक्ट टू द कोर्ट ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक अमेरिका का एम्बेसडर जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है तो वो सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ही कोई नहीं, उसके ख़िलाफ़ आप ना को क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं ना सिविल कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसको भी आप समन नहीं कर सकते। तो ऐसा शख्स अब ये समनिंग की बात क्यों कर रहा है, ये इसलिए कर रहा है कि आगे उसने बताया है कि आपने सबसे पहले उसको आर्टिकल 77 के तहत उसको नोटिस भेजना है। अब बी के पास जो डॉक्यूमेंट है तो ए पहले उसको नोटिस भेजेगा कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप वो मुझे दे दें। अब इसने तो देना कोई नहीं है तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस को पेश कर सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से अब अगर कोई बंदा ऐसा है जो सब्जेक्ट टू द कोर्ट नहीं है या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उसको तलब नहीं करवाया जा सकता, तो फिर नोटिस भी तो उसको नहीं भेजा जा सकता ना। तो ये बात है, दो चीज़ें हो गई। तीसरी बात वो ये करता है और ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, या वो कहता है कि कोई ऐसा शख्स है जो लीगली बाउंड है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। मिसाल के तौर पर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को केस कर देते हैं कि भाई वोटर लिस्ट में जो इंदराज किया है वो आपका दुरुस्त इंदराज नहीं हुआ, तो आप वोटर लिस्ट की कॉपी जो है वो लेके जाएंगे, आपको ओरिजिनल लाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अदालत उसको कहेगी कि भाई ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके आओ, यानी वो जो है लीगली बाउंड है रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 77 सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, लेकिन आपने सेकेंडरी एविडेंस उस वक्त पेश करना है जब 77 के तहत आपने नोटिस भेजा और फिर भी उसने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया। अब पैराग्राफ ए के अंदर 3 लोग उसने बताए हैं। सबसे पहली बात, वो बंदा जिसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है और डॉक्यूमेंट है भी उसी के पास, यानी मुखालिफ फरीक के पास डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात वो ये कर रहा है कि अगर किसी ऐसे शख्स के पास डॉक्यूमेंट है जो अदालत के दायरा इख्तियार से बाहर है या फिर वो सब्जेक्ट टू द कोर्ट नहीं है, यानी कोर्ट की उसके ऊपर ऐसा समझ लें कि पावर ही नहीं है, ठीक है। 2 लोग हो गए। तीसरा बंदा वो है जो लीगली बाउंड है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इन 3 सूरतों में आप क्या करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। पैराग्राफ बी के अंदर वो कहता है व्हेन द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। वो ये कहता है कि जब किसी डॉक्यूमेंट का कंटेंट, उसकी कंडीशन या उसकी एग्जिस्टेंस मुखालिफ फरीक या उसका कोई वारिस खुद ही एक्सेप्ट कर ले, राइटिंग में एडमिट कर ले, तो फिर भी आपको सेकेंडरी एविडेंस जो है आप पेश कर सकते हैं, प्राइमरी एविडेंस पेश करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि ए ने इसके साथ एग्रीमेंट किया था, ठीक है।
अब इसको इसने पहले नोटिस भेजा, इसने वो रिप्लाई कोई नहीं किया, इसने सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर जो है ऐसा समझ लें कि उस एग्रीमेंट की फ़ोटोकॉपी लगा के दावा दायर कर दिया। जब दावा दायर हुआ तो इस बंदे ने रिटन फॉर्म में आके एडमिट कर लिया कि जी बिल्कुल मेरा ए के साथ एग्रीमेंट ज़रूर हुआ था। जब इसने एडमिट कर लिया तो फिर आपको प्राइमरी पेश करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, उसी सेकेंडरी के ऊपर केस चलेगा। पैराग्राफ सी में वो कहता है व्हेन द ओरिजिनल हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, जब जो है ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो जाए या गुम जाए, यानी या वो तलफ हो जाता है किसी तरह से या वो गुम हो जाता है, तो फिर भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। आगे उसने डिटेल के साथ बताया कि भाई जिस बंदे ने जो है अपना कोई राइट क्लेम करना है, अगर उससे गुम हो गया है या तलफ हो गया है या कोई और उसके साथ जो है जल गया है, कोई और कंडीशन जो है उसके ऊपर अप्लाई हुई है, तो फिर भी वो अदालत को सेटिस्फाई करने के बाद सेकेंडरी एविडेंस जो है वो पेश कर सकता है। पैराग्राफ डी में वो कहता है व्हेन ड्यू टू द वॉल्यूम और बल्क ऑफ द ओरिजिनल कॉपीज देयर ऑफ हैव बीन मेड बाय द मीन्स ऑफ माइक्रोफिल्मिंग और अदर मॉडर्न डिवाइसेस। वो कहता है कि अगर जो प्राइमरी एविडेंस है वो बल्क में, जब उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आप क्या करेंगे, आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने पहाड़ को काट कर कोई चीज़ बनाई, यानी उसके ऊपर काट कर उसके ऊपर लिखा या पहाड़ के ऊपर वैसा ही कुछ लिख दिया। अब पहाड़ को उठा के थोड़ी लाया जा सकता है अदालत में, तो उसकी कोई पिक्चर या उसकी कोई वीडियो वगैरह या कोई ऐसा सबूत जिससे ये साबित हो जाए कि भाई वाक़तन पहाड़ पे फ़लाँ चीज़ लिखी हुई थी, तो जनाबे वाला ऐसी सूरत हाल में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। नंबर ई पे आ जाएँ, व्हेन द ओरिजिनल इज़ ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल। वो कहता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस जो है ऐसी सूरत में फॉल कर रहा है कि वो इजीली मूवेबल ही नहीं है। एक बंदे ने बड़ी सी अलमारी के ऊपर मरते हुए उस बंदे का नाम लिख दिया जिसने उसको कत्ल किया था, ये उसकी डाइंग डिक्लेरेशन हो गई। अब इसको अदालत में प्रोड्यूस तो करना है, लेकिन इतनी बड़ी अलमारी को कैसे अदालत में लेके आएंगे जी ये देखें उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो फिर भी उसकी फ़ोटो जो है वो खींचकर या उसकी वीडियो वगैरह बनाकर अदालत में बतौर सेकेंडरी एविडेंस पेश की जा सकती है। आगे आ जाएं जी नंबर एफ के ऊपर, व्हेन द ओरिजिनल इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 85। देखें 85 ने पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हमें बताई हुई है कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। यानी पार्लियामेंट अगर कोई जनाबे वाला पास करता है कोई कानून, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई नोटिफिकेशन निकाला जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नादरा का जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। FIRs वगैरह दर्ज हो रही हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। अदालत में जो केसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो कहता है कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो फिर भी आपको ज़रूरत कोई नहीं है, आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस जो है वो दे सकते हैं, यानी उसकी फ़ोटोकॉपी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर जी पे वो कहता है व्हेन द ओरिजिनल इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज़ परमिटेड बाय दिस ऑर्डर और बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान टू बी गिवन इन एविडेंस। वो कहता है कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी कानून ने या इस QSO ने अलाउ किया हो कि भाई इसकी सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते हैं, तो फिर भी आप सेकेंडरी एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे एक अदालत में केस चल रहा है तो हमें अलाउ किया गया है कि भाई उसकी अगर आपने कॉपीज़ लेके आनी है तो भाई आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके आएँ, आपका काम चल जाएगा। या आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने ओरिजिनल जो आपकी असनाद हैं, ठीक है, उनकी आप फ़ोटोकॉपी करवाते हैं और उनको अटेस्टेड करवाते हैं किसी गज़टेड ऑफिसर से और फिर वो भेज देते हैं। तो आपको कानून इजाज़त दे रहा है कि भाई आपने ओरिजिनल जो है अपनी असनाद वो नहीं भेजनी, अपने सर्टिफिकेट, बल्कि उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के किसी बंदे से अटेस्ट करवा के भेज दें, यानी कानून खुद इजाज़त दे रहा है, तो फिर भी आप जो है वो पेश कर सकते हैं। नंबर एच पे वो कहता है व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट्स ऑफ नुमेरियस अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स which cannot be conveniently be examined in court। वो कहता है कि या तो वो नंबर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो प्राइमरी एविडेंस है, या फिर उसको एग्जामिन नहीं किया जा सकता अदालत में इजीली। मिसाल के तौर पर एक बंदे का एग्रीमेंट हुआ था आज से कोई 150 साल पहले उसके परदादा का, ठीक है, वो हो गया पर्शियन लैंग्वेज में। अब अगर वो एग्रीमेंट डायरेक्ट पेश किया जाए अदालत में तो भाई उससे क्या होगा, वो अदालत उसको एग्जामिन ही नहीं कर सकती। भाई अदालत को पर्शियन थोड़ी आती है, लाजमी तो नहीं है जो जज साहब बैठे हुए हैं उनको वो ज़ुबान आती हो जिसमें वो एग्रीमेंट हुआ है।
तो वो क्या करेंगे, उस बंदे के पास भेजेंगे जो एक्सपर्ट होगा, वो उसको ट्रांसलेट करके बताएगा और वो जो ट्रांसलेशन होगी वो बतौर सेकेंडरी एविडेंस आप अदालत में पेश कर सकते हैं। नंबर आई पे आ जाएं। व्हेन एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ जुडिशियल रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल and only a certified copy thereof is available, certified copy of that certified copy shall also be admissible as a secondary evidence। वो कहता है कि अदालतों में जितने भी केसेस चल रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप ओरिजिनल फाइल ले जाकर तो दूसरी अदालत में नहीं दे सकते ना। जैसे आपने जो है अपना सेक्शन सीपीसी का आप 10 देख लें या 11 देख लें, 10 रेस सब जुडिस के साथ डील करता है और 11 जो है वो रेस जुडिकाटा के साथ डील करता है। अब फ़र्ज़ कर लें एक मैटर ऑफ फैक्ट के ऊपर ऑलरेडी अदालत का डिसीजन आ गया है, ठीक है, प्लेंटिफ दोबारा से किसी और अदालत में वो सूट फाइल कर देता है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गया। आपने पिछली अदालत का जो फैसला है वो आप अगली अदालत में देना है, तो आप पूरी फ़ाइल उठा के थोड़ी अगली अदालत में आ सकते हैं। आपने उसकी सर्टिफाइड कॉपी लानी है और वो आके दे देनी है, ठीक है जी। तो सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल होगी, वो वहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। अब उस अदालत से आगे ज़रूरत है उस डॉक्यूमेंट की, तो वो जो सर्टिफाइड कॉपी आपने दी है उसकी फिर से सर्टिफाइड कॉपी भी आगे पेश की जा सकती है, यानी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी इज़ ऑल्सो एडमिसिबल, ठीक है। ये कुछ केसेस थे। अब उसने फर्दर कुछ डिटेल के साथ बताया है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझने में जो है इशू होता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि यार मैं ख़ुद भी कोशिश करूं पढ़ने की, और जो मैं पढ़ता हूं, जो सीखता हूं, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। यार नॉलेज ना शेयर करने से बढ़ता है, मेरा ये मानना है। अब जो नॉलेज आपके पास है, आप अगर उसको अपने तय महफूज रखते हैं तो भाई वो नॉलेज किसी काम का नहीं है, वक्त के साथ साथ उसको जंग लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको शेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ, तो वो नॉलेज वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। अब देखिए, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ ना, मेरा एक माइंड है, आप सुन रहे हैं इसको, आपका दूसरा माइंड है। आप जब आप इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली एक टॉपिक के ऊपर दो माइंड्स, समझ लें कि डबल पावर जो है इसके ऊपर यूज़ हो रही है। और जाहिर सी बात है, जब डबल पावर यूज़ होगी तो उससे आउटपुट भी डबल निकलेगा। अब हो सकता है मेरी कोई बात आप उससे इख्तलाफ कर जाएं और मैं कोई किसी चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर सका और आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देंगे, आप मेरी सलाह कर देंगे। तो बेसिकली काम इस तरीके से चलता है, और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊँगा, आप भी हो जाएंगे। तो चलते हैं जी फर्दर। वो कहता है इन के केसेस A, C, D एंड E, वो जो केसेस बता रहा है A, C, D एंड E, एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ एडमिसिबल। ए में उसने क्या बताया, वही तीन चीज़ें कि अगर मुखालिफ के पास है, या कोई अदालत के इख्तियार से बाहर बंदा है, या जो लीगली बाउंड है पेश करने के लिए, उसको आर्टिकल 77 के तहत आप नोटिस भी भेजते हैं और फिर भी वो आकर क्या करता है, वो आकर पेश नहीं करता प्राइमरी एविडेंस, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी में आ जाएँ तो वो कहता है कि जब ओरिजिनल गुम हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, तो फिर भी आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। डी में वो कहता है कि अगर उसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा है, बल्क में है। ई में वो कहता है कि अगर वो इजीली मूवेबल नहीं है। अब ये सूरतें हैं तो आप किसी तरह का भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि सर्टिफाइड कॉपी हो, कोई पाबंदी नहीं है कि लाजमी पिक्चर हो, कोई पाबंदी नहीं है कि हर हाल में वीडियो हो। आप किसी तरह का भी सेकेंडरी एविडेंस जो है वो दे सकते हैं। इन केस बी द रिटन एडमिशन इज़ एडमिसिबल। बी में वो कहता है कि अगर मुखालिफ फरीक खुद एडमिट कर ले तो भी आपको प्राइमरी एविडेंस पेश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो एडमिशन जो है रिटन फॉर्म में होना चाहिए लाजिम तौर पर। ऐसा नहीं है कि उसने ज़बानी आपको कह दिया कि जी मैंने एडमिट कर लिया है तो आप अदालत में आ जाएं कि जी मैं अब सेकेंडरी एविडेंस दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर वो रिटन फॉर्म में एडमिट करेगा तभी आप जो है वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। आगे वो कहते हैं इन केस F और G certified copy of the document but no other kind of secondary evidence is admissible। F में वो कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट, जब भी पब्लिक डॉक्यूमेंट आप पेश करेंगे उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश करेंगे। नंबर G पे वो कहता है कि अगर सर्टिफाइड कॉपी ही अलाउ है पाकिस्तान के कानून की जानिब से या इसकी QSO ने इजाज़त दी है तो फिर भी आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश कर सकते हैं। यानी इन दो केसेस में F और G में आपने हर हाल में सर्टिफाइड कॉपी ही पेश करनी है। उसके बाद वो कहता है in case H evidence may be given as to the general result of the document by an person who has examined them and who is skilled in the examination of such document।
वही एक्सपर्ट ओपिनियन वाली बात आ गई। वो कहता है कि अगर एच वाला मामला हो गया, एच में उसने क्या कहा है कि न्यूमेरियस अकाउंट्स हैं या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको इजीली एग्जामिन नहीं किया जा सकता अदालत के अंदर, तो फिर उस बंदे का आप एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस प्रोवाइड करेंगे जिसने खुद एग्जामिन किया हो और वो जो है स्किल्ड पर्सन भी हो, ठीक है, यानी एक्सपर्ट बंदा भी हो उसको एग्जामिन करने के लिए। तो आज हमने बेसिकली आर्टिकल नंबर 75 को पढ़ा, जो हमें कहता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। तो उसके बाद हमने आर्टिकल नंबर 76 को पढ़ा। ये बेसिकली एक्सेप्शन है आर्टिकल नंबर 75 की, चंद केसेस उसने बताए हैं जिनमें आप सेकेंडरी एविडेंस जो है वो पेश कर सकते हैं। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।